लास्ट क्लासेस तक हम लोग ने डिस्कस किया था टेक्सटाइल के कुछ बेसिक्स के बारे में, तो अभी हम लोग थोड़ा जल्दी से वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द बेसिक्स इन दिस फ्रॉम दिस सेक्शन. तो टेक्सटाइल, व्हाट इज़ अ बेसिक टेक्सटाइल? You already know it is a woven, knitted, non-woven fabric, any kind of fabric. Woven means warp and weft, knitted, warp knitted, weft knitted and non-woven structures. तो इसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको एक बार हम लोग देखते हैं. इसमें कौन कौन से, जैसे अगर आप इसमें एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, तो ये अलग अलग तरीके से उनको आप क्लासीफाई करते हो. बेसिकली ये मोहेर फाइबर्स, सिल्क फाइबर्स, वूल फाइबर्स, जिसमें वूलन और वर्स्टेड, ये सारे अलग अलग तरीके के, कश्मीरी, कैमल फाइबर्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. आप वेजिटेबल फाइबर्स की बात करोगे तो जूट फाइबर्स, निटेड फाइबर, कैपोक फाइबर्स, स्क्वायर फाइबर्स, और ये सारे वेजिटेबल्स फाइबर्स के अंडर में आप कैटेगराइज करते हो. आई विल शेयर दिस स्लाइड ऑल्सो. और सीसल फाइबर इज़ ऑल्सो वेजिटेबल फाइबर्स, मीन्स इनका ओरिजिन जो है आपके वेजिटेबल से हो रहा होता है. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर, तो उसमें आप जो कैलकुलेशन करते हो, उसमें आप जो बताते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट कि डिराइव फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स. तो प्लांट प्रोडक्ट जैसे पेपर है, तो पेपर इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्लांट प्रोडक्ट. जैसे आपके ये बल्क आप पेपर से मिलता है, जो आपका जो प्लांट के बाहर के बार्क्स होते हैं उनसे आपको करके ये आप पेपर को डिराइव करते हो, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लांट प्रोडक्ट. तो मिनरल फाइबर में, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज फार एज टेक्सटाइल इज़ कंसर्न. एस्बेस्टॉस जो फाइबर है आपका, दिस इज़ अ ओनली मिनरल फाइबर. उसके लिमिटेड यूजेस हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, द मिनरल फाइबर इज़ एस्बेस्टॉस. एस्बेस्टॉस इज़ अ ओनली मिनरल फाइबर, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और टॉकिंग अबाउट ग्लास फाइबर्स, तो ग्लास फाइबर्स का क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इंसुलेशन एंड अदर पर्पजेस. ग्लास फाइबर्स, ग्लास में भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, ई ग्लास, एस ग्लास, सी ग्लास. तो दीज आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्लास फाइबर्स एज वेल. उसके बाद हम मैन मेड फाइबर्स की बात करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द मैन मेड फाइबर्स, तो दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स, मीन्स इसमें आपको पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा. व्हाट यू मीन बाई पॉलीमराइजेशन? मीन्स आपको उसको स्पिनरेट में डाल करके उसको आप एक्सट्रूड करोगे, देन यू विल टेक आउट the individual fibers as well. So if I talk about different fibers that are made, synthetic fibers, if I talk about nylon, पॉलिस्टर, तो नायलॉन, पॉलिस्टर और इन सारी चीज़ों को भी आप ले करके आप उनको निकाल सकते हो. एक्राइलिक, स्पैंडेक्स, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलीन, रेयॉन फाइबर्स. रेयॉन इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ विस्कस फाइबर. तो विस्कस रेयॉन की बात करते हैं. विस्कस रेयॉन में इफ़ यू टॉक अबाउट, तो विस्कस रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन गेट एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर CGPDM एग्जामिनेशन. मैन्युफैक्चरिंग इसमें आप किस तरीके से करते हो, इसमें एग्जांथेशन प्रोसेस होता है, वी विल डिस्कस ऑल्सो. तो जैंथेशन प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप इसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं. रेस्ट पॉलिस्टर फाइबर्स के, इसमें आपको ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसमें आपको मोनोमर्स यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि किस मोनोमर से कैसे बना. जैसे अगर हम एग्जांपल करें नायलॉन 6 का, तो नायलॉन 6 किससे बनता है? नायलॉन 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से. कैप्रोलैक्टम से. और नायलॉन 6 की आप बात करोगे तो इट इज़ मेड फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन, डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड. तो ये हेक्सामिथाइलिन, डाइएमीन और एडिपिक एसिड, ये दो मोनोमर होते हैं नायलॉन 6 और नायलॉन 6 के. अगर इसमें थोड़ा नायलॉन के बारे में और हम लोग, इफ़ आई टॉक अबाउट दीज फाइबर्स इन डिटेल, तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट आप बात करोगे नायलॉन 6 का, वो होता है 215 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप कैलकुलेशन करोगे दूसरे उसका, नायलॉन 6 का, तो अगर नायलॉन 6 की आप बात करोगे तो 265 डिग्री सेल्सियस पे आप देखोगे. तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेट करते हो. फिर
रेस्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें अदर वेज होते हैं, आप निटेड बना सकते हो, पाइल फैब्रिक्स, फेल्टेड स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी चीज़ें बना सकते हो टेक्सटाइल से। फिर उसके बाद थोड़ा वीविंग के बेसिक्स के बारे में करते हैं। वीविंग, व्हाट इज़ वीविंग? तो वीविंग में इंटरलेसिंग होता है वार्प और वेफ्ट थ्रेड्स का, दिस इज़ नोन एज वीविंग। तो वीविंग को पहले हम लोग ट्रेडिशनल वीविंग मशीन से बनाते थे। उसमें तीन मैकेनिज़म्स आते हैं लूम्स में। आप लूम में मैन्युफैक्चर करते हो तो लूम में देर आर थ्री मोशंस, तो प्राइमरी लूम, सेकेंडरी लूम एंड ऑक्सिलरी मैकेनिज्म होते हैं। दीज आर थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ द लूम प्रोसेस। तो द थिंग इज़ सिमिलर, मतलब व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ सिमिलर, इसमें आप वार्पर्स बीम पहले बनाते हो, वार्पर्स बीम। उसके बाद आप जब आपका एक ये वार्प्स सारे थ्रेड्स बन जाते हैं, देन इट फॉर्म्स अ वार्पर्स बीम। उसके बाद यू इंसर्ट अ सिंगल पिक्स फ्रॉम इन द वेफ्ट डायरेक्शन। तो आप उसको किस तरीके से इंसर्ट करते हो, वेफ्ट पिकिंग मैकेनिज्म, इंसर्शन मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। इसी को ही हम क्रॉसवाइज यार्न बोलते हैं। क्रॉसवाइज यार्न मीन्स फिलिंग यार्न्स। फिलिंग यार्न्स मीन्स जो आप वेफ्ट में उसको डाल रहे होते हो, दीज आर नोन एज फिलिंग यार्न्स। तो उसमें हम इस चीज़ को करते हैं, तो दीज इट इज़ नोन एज वेफ्ट इंसर्शन। तो इसी को वेफ्ट इंसर्शन रेट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। वी विल डिस्कस ऑल्सो द न्यूमेरिकल्स पार्ट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग फॉर पेटेंट एग्जामिनेशन इज़ the theoretical kind of things, but you should remember for gate examination if you are focusing for। तो अगर आप बात करोगे प्राइमरी मोशंस में, तो शेडिंग, पिकिंग और बीट अप, तो दीज आर थ्री प्राइमरी मोशन। शेड बनाते हैं, शेड, आप एक शेड बना लेते हो, फिर आप पिक को इंसर्ट करते हो। मीन्स शेडिंग में आप बता, जैसे आई वॉज डिस्कसिंग अर्लियर कि यू मेक अ शेड, शेड मीन्स वार्पर्स बीम यू क्रिएटेड, देन यू इंसर्ट अ सिंगल यार्न्स फॉर पिकिंग पर्पज़। आप अगर जैकार्ड की बात करोगे तो वन बाई वन is inserted, single individual threads is inserted in case of jacquard machine। बीटिंग अप में वेफ्ट, वार्प और वेफ्ट जो आपने बनाया हुआ है उसको आप बीट अप करके एक वोवन स्ट्रक्चर को आप तैयार कर लेते हो। देन सेकेंडरी मोशन, इफ़ आई टॉक अबाउट लेट ऑफ, टेक अप एंड वेफ्ट सेलेक्शन, आप किस तरीके से करते हो। दीज आर टू ऑक्सिलरी मोशंस। ऑक्सिलरी मोशंस मीन्स इफ़ सपोज इन अ कंटिन्यूस लूम फॉर्मेशन, तो अगर कहीं पे भी आपका यार्न ब्रेक हो जाता है फॉर से ईदर द वार्प यार्न और द वेफ्ट यार्न, तो आजकल ऑटोमेटिक न्यूमेटिक सिस्टम्स आपके लगे होते हैं दैट डिटेक्ट्स द मोशन ऑफ द थ्रेड, मोशन ऑफ द यार्न फॉर से, कि वार्प स्टॉप मोशन, इफ एनी वार्प yarn is broken, then warp stop motion, the machine in that also alarms at that very moment and the machine stops, और तो उस थ्रेड को ऑटोमेटिकली हटा करके या उसको जोड़ करके देन उसको वो प्रोसेस हो जाएगा, एल्स पूरा आपका लूम ख़राब हो सकता है, पूरा आपका फैब्रिक स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। और इसी तरीके से वेफ्ट प्रोटेक्शन की भी आप बात कर रहे होते हो। तो वेफ्ट स्टॉप मोशंस, वार्प स्टॉप मोशंस, ये सारे मोशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज आर एसेंशियल एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, क्योंकि आजकल के टाइम पे आपका लूम इतनी हाई स्पीड पे चल रहा होता है, तो उसमें आप एक एक मैनुअली यू कैन नॉट डिटेक्ट ईच एंड इंडिविजुअल थ्रेड ब्रेकेज। तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स में इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो इन अ लूम, और फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो उस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मोशंस की, तो सेकेंड शेडिंग प्रोसेस, तो शेडिंग प्रोसेस को इफ़ आई डिस्कस अबाउट, तो इट इज़ अ प्राइमरी मोशन इन वीविंग दैट डज सेपरेशन ऑफ द वार्प थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड अलाउ फॉर वेफ्ट इंसर्शन और पिकिंग प्रायर टू बीटिंग। दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉज डिस्कसिंग ऑल अबाउट, कि इसमें क्या है, आप सेपरेट, इसमें आप वार्प थ्रेड्स को सेपरेट करते हो और एक वार्प का ही ओनली आप पैकेज बना लेते हो। उससे क्या होगा, जब आप ये पैकेज बना लोगे देन यू कैन इंसर्ट पिक। उससे पहले आप पिक इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर अ वोवन स्ट्रक्चर आपका वार्प और वेफ्ट दोनों चीज़ होना चाहिए उसके लिए।
तो इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट रेजेस सर्टेन हार्नेस अबव द अदर्स, द यार्न्स दैट पास थ्रू, उनको हील्ड आइज से पास करते हो, हील्ड आइज से एक इंडिविजुअल इस तरीके से उसके बीच से धागे को पास किया जाता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और इन दिस वे अ शीट ऑफ वार्प yarns इज़ अप एंड अ शीट ऑफ yarns इज़ डाउन, द स्पेस बिटवीन टू yarns इज़ कॉल्ड शेड। तो उसको हम शेड बोल रहे होते हैं। फिर ओपन शेडिंग होती है, एक सेमी ओपन शेडिंग और क्लोज शेडिंग की आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ शेड इन विच बिटवीन द इंसर्शन ऑफ वन वेफ्ट पिक एंड द नेक्स्ट ओनली वार्प थ्रेड्स आर मूव्ड दैट आर रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजिशन फ्रॉम द अपर एंड द लोअर लाइन्स। मीन्स ओपन शेडिंग में आप क्या कर रहे होते हो कि इसमें एक वेफ्ट पिक होती है, इसमें आप एक वेफ्ट पिक को इंसर्ट करते हो, इस शेड में एक एक वेफ्ट पिक को इंसर्ट करते हो और इसमें आपके वार्प थ्रेड्स मूव करते हैं, वार्प थ्रेड्स मूव करते हैं ऊपर नीचे करके, उसको शेडिंग हो रही होती है। मीन शेडिंग मीन्स बेसिकली आपका एक शेड बन जाएगा, क्योंकि शेडिंग में आप वार्प का ही बात कर रहे होते हो, तो ऊपर नीचे करके आपका एक वार्पर्स बीम टाइप तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। इसमें क्या था, दे आर कैन चेंज फ्रॉम अपर टू द लोअर एंड ऑफ द शेड और वाइस वर्सा। इसमें क्या है कि इसमें एक सेक्शन टॉप शेड आपका एक तरीके से सेट रहेगा, फिर आपका सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इन क्लोज शेडिंग in which warp threads are brought to the same level after the insertion of each pick of weft। मतलब इस तरीके से ये क्लोज्ड पिक में। बट फॉर यू टू रिमेंबर, तो आप यू जस्ट रिमेंबर द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ शेडिंग कि व्हाट इज शेडिंग, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद पिकिंग में क्या होता है। पिकिंग इज़ बेसिकली द इंसर्शन ऑफ द वेफ्ट, इंसर्शन ऑफ वेफ्ट इज़ वेरी एसेंशियल। तो आप इस तरीके से इंसर्ट करते हो वेफ्ट को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें उसके बाद बीटिंग अप में इट इज़ अ थर्ड ऑपरेशन ऑफ द वीविंग साइकिल। जब आपका वेफ्ट यान इंसर्ट हो जाता है, रीड पुशेज द वेफ्ट टू द फेल ऑफ द क्लॉथ। फेल ऑफ द क्लॉथ में फाइनली आपका बीटिंग अप के बाद आपका एक कपड़ा तैयार हो जाता है। इट इज़ इन द फेल ऑफ द क्लॉथ, उस तरीके से आप बीटिंग करके वो कर लेते हो। फिर आप सेकेंडरी मोशंस की यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी मोशंस। सेकेंडरी मोशन में वार्प कंट्रोल मोशन होता है, warp control motions that delivers the warp to the weaving area at the required rate. These all are very theoretical and general concepts. You can read and can understand very well these concepts. But अगर आपको इस for in exams in engineering domain exams, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि the basic function of each and individual process. तो in each and individual, not subtypes but on a broad level, you should remember each and every topic कि टेकअप में क्या हो रहा होता है। टेकअप में दिस इज द मोशन दैट withdraws fabric from the weaving area at the constant rate. It ensures that the required pick spacing is maintained and then winds onto the cloth roller. टेकअप में क्या है, जब आपका फैब्रिक बन गया है, आप फैब्रिक जब बनने के बाद इस तरीके से है, तो आप उसको टेकअप रोलर में ले जाओगे। टेकअप रोलर का काम ये है कि उसको जो है वाइंड कर देगा एक आपके रोल में, तो आप उसको टेकअप रोलर में बोलोगे, टेकअप रोलर। तो इन दिस वे दिस कैन बी इंसर्टेड इन सच अ वे। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। फिर पॉजिटिव टेकअप है एंड नेगेटिव टेकअप मोशन, वो आप किस तरीके से व्हील से कर रहे हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कैन रीड इफ देयर इज़ एनी डाउट, यू कैन we can discuss ahead as well. Warp protector motion or weft protector motion, as I already, this motion will stop the loom if the shuttle gets trapped between the top and the bottom layers of the shed। कि ये शटल से आपका इंसर्शन हो रहा है, तो अगर ऐसा शटल बीच में ट्रैप हो जाती है, ट्रैप मीन्स कि इट गेट्स स्टक बिटवीन द शेड। शेड कैसा होता है आपका, ये वार्प इस तरीके का, दिस इज़ अ वेरी क्लोज शेड। अब यहाँ से शटल से ही वेफ्ट इंसर्ट हो रहा है, तो अगर शटल सपोज फॉर से कि इफ़ शटल यहाँ पे अगर कहीं फंस जाती है इन दो धागों के बीच में, तो वार्प कंट्रोल मोशन लूम को स्टॉप कर देगा। उसके बाद वो चीज़ों को सही करके देन द मशीन कैन बी स्टार्टेड अगेन। इससे होगा क्या कि आप अगर लूम चलता रहता
तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपके वार्प थ्रेड ब्रेक हो जाते या शटल ख़राब हो जाता या पूरा का पूरा आपका प्रोसेस ख़राब हो सकता था. फॉर यू टू प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स, दीज मोशंस आर अप्लाइड. तो इसमें आपको ईच इंडिविजुअल मोशंस का यू शुड रिमेंबर. वेफ्ट स्टॉप मोशन में कि स्टॉप द लूम व्हेन द वेफ्ट थ्रेड्स ब्रेक और गेट एग्जॉस्टेड. जब वेफ्ट थ्रेड ख़राब हो जाते हैं तो इस तरीके से आप करते हो. व्हाट इज़ टेम्पल्स? टेम्पल का क्या यूज़ होता है? टेम्पल इज़ यूज टू ग्रिप द क्लॉथ की ग्रिपिंग में इस्तेमाल करते हैं. एंड होल्ड इट एट द सेम विड्थ as the warp in the reed before it is taken up. Break में क्या करते हो? The break stops the loom and immediately whenever required. The weaver uses it to stop the loom to repair broken ends and picks. तो आप इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो. वार्प स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर मोशन. स्टॉप मोशन क्या है? लूम को स्टॉप कर देगा. प्रोटेक्टर मोशन क्या करता है? कि प्रोटेक्ट करता है कि उसमें जो है आपका वार्प ब्रेक ना हो. तो वो शटल से लेकर के जाते